हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 10। अर्थात आज का हमारा चैप्टर रहेगा 10, जिसका नाम है वर्त। आज हम पढ़ेंगे वर्त के बारे में और उसके बारे में जानेंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 को। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वर्त के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वर्त है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वर्त के बारे में कुछ चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगी। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है और स्पर्श रेखा क्या होती है। तो उनके बारे में हम कुछ अध्ययन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले माना कि ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से मैंने कोई इतनी दूरी की कोई रेखा खींच दी, और मान लो कि ये धागा बांधकर मैंने इस धागे को चारों ओर घुमा दिया। ठीक है, अर्थात इतनी दूरी पर एक धागा बांधकर यहाँ से और इतनी दूर घुमा दिया। ये जो मेरा बन गया, ये मेरा वर्त बन गया। अर्थात ये यहाँ से लेकर ये मेरी क्या होगी, आर। त्रिज्या क्या होती है, किसी वर्त के केंद्र से लेकर उसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा की दूरी क्या होती है। मान लो कि ये ओ है और ये पी है, तो ओ पी क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है। अर्थात ये आर क्या होगी, त्रिज्या हो गई। अब देखो फ्रेंड्स, ये त्रिज्या है तो ये क्या है, ये हमें पता है, ये क्या है, ये इसकी परिधि है। ठीक है, ये इसकी परिधि है, ये इसकी क्या है, परिधि, वर्त की परिधि है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी परिधि है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए, मान लो कि मैं यहाँ से कोई रेखा खींचता हूँ, मान लो कि मैंने ये खींच दी। ठीक है, तो ये यहाँ से गुजरी, अर्थात वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श की। इस रेखा ने क्या किया, एक बिंदु पर वर्त को स्पर्श करते हुए निकल गई। अर्थात जिस रेखा पर इस रेखा ने जिस बिंदु पर स्पर्श किया, वह इस वर्त का क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो देखिए, स्पर्श बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जहाँ पर कोई रेखा जहाँ वर्त को छूती हुई जाती है, उसका मूल बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, हमें स्पर्श रेखा भी पता होना चाहिए। स्पर्श रेखा क्या होती है, तो यदि किसी वर्त को स्पर्श करते हुए कोई रेखा जाए तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है। और ये बिंदु पूछे तो ये हमारा स्पर्श बिंदु है, और परिधि पूछे तो ये हमारी जो ये है, ये क्या है, परिधि है। और त्रिज्या हम जानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थात ये ओ से लेकर पी तक क्या है, त्रिज्या है। तो ओ पी क्या है, त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अब देखिए और भी इन चीज़ इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मान लो कि अब हमें जीवा का भी ज्ञान होना चाहिए। मान लो कि ये कोई, ठीक है, ये कोई वर्त है। ठीक है, और अब देखिए, ये बताइए क्या है इसका। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये क्या है, इसका व्यास है। और व्यास की परिभाषा पूछे तो क्या होती है फ्रेंड्स, यदि वर्त के परिधि को मिलाने वाला, ये वर्त की परिधि है, यदि वर्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा और जो केंद्र से होकर गुजरे, कहाँ से गुजरे, जो केंद्र से होकर गुजरे, अर्थात वर्त की परिधि के दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कि वर्त के केंद्र से होकर गुजरे, वह उसका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और व्यास और त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है, हमें उसके बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यास है वो त्रिज्या क्या होती है, इसमें रिलेशन देखेंगे। ये टोटल व्यास है और त्रिज्या में पता है इसकी आधी होती है। अर्थात मान लो कि ये पी है और ये ओ है और ये क्यू है, तो पी क्यू क्या है, व्यास है, और ओ क्यू और पी ओ क्या है, अर्थात इसकी आधी क्या है, ये त्रिज्या है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि व्यास है वो त्रिज्या का, व्यास का आधी, अर्थात व्यास को डी से रिप्रेजेंट करती हैं और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस करती हैं, तो इसे आर से रिप्रेजेंट करती हैं। अर्थात व्यास की आधी क्या कहलाती है, आधी का मतलब 1/2, और व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या। अर्थात d/2 बराबर क्या होता है, आर। या फिर मैं यहाँ से यह भी बोल सकता हूँ कि व्यास
व्यास किसका, त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, जो त्रिज्या होती है उसका दुगुना हमारा व्यास होता है। तो ठीक है, यहाँ से मेरे पास दो रिलेशन निकल के आती हैं। एक तो देखिए, जो व्यास का आधा है, व्यास की आधी क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है, और जो त्रिज्या की दोगुनी है वो हमारा व्यास होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये व्यास था और ये त्रिज्या, इसमें रिलेशन था। अब देखिए, अब हम जीवा की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए जीवा की बात करते हैं। अब देखिए जीवा क्या होती है, मान लो कि मैंने एक रेखा खींच दी, ये क्या है, इसकी जीवा है। तो देखिए जीवा ये कैसे हो, जीवा की परिभाषा क्या है, तो जीवा की परिभाषा क्या होती है फ्रेंड्स, कि वर्त, ये वर्त है और इसकी परिधि क्या है, ये चारों ओर है, ये क्या इसकी परिधि है, अर्थात वर्त की परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, ये देखो दोनों बिंदुओं को आपस में मिला रही है, वर्त की परिधि के दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा जो कि वर्त के केंद्र से होकर ना गुजरे, वह क्या कहलाता है, इसका जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, वे क्या कहलाती है, जीवा। और व्यास में क्या डिफरेंस होता है, व्यास भी हमें पता है कि वर्त की परिधि के दोनों बिंदु को आपस में मिलाता है, लेकिन वह वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। व्यास हमेशा ही वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है, लेकिन जीवा है, जीवा वर्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, कहने का मतलब जो दोनों बिंदुओं को तो मिलाती है लेकिन वर्त के केंद्र से होकर न गुजरे, उसे जीवा कहती हैं। तो ये थी जीवा, ये था व्यास। स्पर्श बिंदु क्या है उसके बारे में पढ़ा, स्पर्श रेखा क्या होती है वो भी हमने जाना, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, और व्यास और त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है वो भी जाना। अब उसी के साथ हम लगते हाथ ये भी जान लें कि हमें आगे यूज आएगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वर्त की परिधि पूछे तो फ्रेंड्स, वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि 2 पाई आर होती है। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो फ्रेंड्स ये इतनी चीज़ें हमें यूज आएगी, और साथ में और क्या आएगा, और साथ में फ्रेंड्स आपको पता होता है कि एक छेदक रेखा होती है, हमें छेदक रेखा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स छेदक रेखा क्या होती है, चलिए समझते हैं छेदक रेखा को भी। मान लीजिए कि देखिए ये माना कोई वर्त है, छेदक रेखा क्या होती है फ्रेंड्स, छेदक रेखा अर्थात किसी वर्त के दो बिंदु को काट कर जाने वाली रेखा को क्या कहती हैं, छेदक रेखा कहती हैं। ये देखिए दो बिंदुओं को काट के जा रही है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, ये क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। अर्थात किसी वर्त के दो बिंदुओं को काट कर जाने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहती हैं। और एक हमने स्पर्श रेखा कहती थी, स्पर्श रेखा पढ़ी थी। स्पर्श रेखा क्या कहती थी, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच होती है, स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर टच होती है, अर्थात एक बिंदु को स्पर्श करती जाती है, लेकिन छेदक रेखा वर्त के दो बिंदुओं को काट कर जाती है। तो ये हमारी छेदक रेखा थी और ये हमारी स्पर्श रेखा थी। तो फ्रेंड्स ये कुछ आपका जो बेसिक नॉलेज था ये आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम इसका आगे का चैप्टर करेंगे। तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारे चैप्टर 10.1 के क्वेश्चन है। उससे पहले थोड़ा हम इसकी बेसिक जो परिभाषा है वो भी थोड़ी पढ़ लें, क्योंकि हमें काम में आ सकती है फ्रेंड्स, वो भी हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए हमने वर्त की स्पर्श रेखा पढ़ी थी। तो वर्त की स्पर्श रेखा क्या होती है फ्रेंड्स, किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात स्पर्श रेखा ओनली वर्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। ठीक है, फिर आगे क्या आता है फ्रेंड्स, आगे देखो, किसी वर्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा की दोनों सिरों समपाती हो। अर्थात फ्रेंड्स कहने का मतलब जो छेदक रेखा है वो दो बिंदुओं पर काटती है। जैसे कि हम इसके समांतर कई रेखा खींच सकते हैं, जैसे कि ये देखो छेदक रेखा है, ये दो बिंदुओं पर काट रही है, ये तो स्पर्श रेखा है हमें पता है, लेकिन ये छेदक रेखा है। छेदक रेखा हम एक वर्त में बहुत सारी खींच सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और तो अब चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये बताना है। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो फ्रेंड्स एक देखिए हमारे पास ये रहा, मान लो कि वर्त है, मैंने एक स्पर्श रेखा तो यहाँ खींच दी, ठीक है, और ये वर्त है और एक मैंने ऐसे खींच दी, और ये भी स्पर्श रेखा है और एक मैंने ऐसे खींच दी, ठीक है, और एक मैंने यहाँ से खींच दी। अर्थात इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, अर्थात इस जो वर्त पर अनंत भाग पर हमारी स्पर्श रेखा होगी।
स्पर्शरेखा कितने भाग पर होगी? अनंत भाग पर। तो हम कह सकते हैं कि वर्त की स्पर्शरेखा कितनी होती है? वर्त की स्पर्शरेखा अनंत होती है, अनंत होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आपको पूरा का पूरा आपको मैथ समझना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर पूरी की पूरी चीज़ें समझाई जाएगी, ना कि रटाई जाएगी। तो फ्रेंड्स अब इसका देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए किसी वर्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? हमने परिभाषा पढ़ी है फ्रेंड्स, किसी वर्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो कि ये मेरा वर्त है, देखो कि ये वर्त है। इसने कहा कि किसी वर्त की स्पर्शरेखा, मान लो कि मैं एक स्पर्शरेखा खींचता हूँ, यहाँ पे ये स्पर्शरेखा खींच दी मैंने, ठीक है, और ये वर्त की कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है? तो फ्रेंड्स ये ओनली एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है वर्त के, अर्थात वर्त की स्पर्शरेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने पर? एक पर। तो देखिए इसका सेकंड क्या है? वर्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहती हैं? वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहती हैं? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा कि वर्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहती हैं? तो देखिए मान लीजिए कि ये मेरा वर्त है, और इस अर्थात इसके दो बिंदु पर, अर्थात एक बिंदु मान लो, ऐसी मैंने कोई रेखा खींच दी, ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये इसकी क्या कहलाती है? ये जीवा कहलाती है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है फ्रेंड्स? एक वर्त की खालिस्तान समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है। तो फ्रेंड्स एक वर्त की समांतर स्पर्शरेखाएं बतानी है कितनी है। यदि स्पर्शरेखा पूछे तो हमें पता है कि अनंत होती है वर्त की। यदि समांतर स्पर्शरेखाएं पूछे तो वो कितनी होती है फ्रेंड्स? तो देखिए मान लीजिए कि हमारा ये वर्त है, ठीक है, इसकी समांतर स्पर्शरेखा देखनी है। तो मान लो कि फ्रेंड्स मैंने एक स्पर्शरेखा तो ये खींच दी, और इसकी समांतर कहने का मतलब इसके नीचे आएगी जस्ट, अर्थात एक तो मैंने ये खींच दी और एक ये खींच दी। समांतर स्पर्शरेखा का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जैसी ऊपर है वैसी नीचे उसके समांतर होनी चाहिए। तो मैंने इसके नीचे इसके ऊपर एक और खींच दी, अर्थात एक वर्त पर हम दो ही समांतर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, एक और दो, इसके अलावा नहीं खींच सकते हैं। तो एक वर्त की समांतर स्पर्शरेखाएं कितनी होती है फ्रेंड्स? दो होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है फ्रेंड्स? देखिए वर्त तथा उसकी स्पर्शरेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? कि वर्त तथा उसकी स्पर्शरेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वर्त और उसकी स्पर्शरेखा के उपनिष्ठ बिंदु को पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मैं बताता हूँ, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि ये वर्त है, इसकी स्पर्शरेखा मैंने खींच दी, ये खींच दी, ठीक है, और ये वर्त है, और इसके उपनिष्ठ बिंदु मान लो कि ये है, इसका उपनिष्ठ बिंदु ये है। तो यही बोला है कि वर्त तथा उसकी स्पर्शरेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं फ्रेंड्स, स्पर्श बिंदु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। तो फ्रेंड्स देखिए बार बार बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ को समझना है, ना कि रटना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ कुछ दिनों तक याद रहती है, समझी हुई चीज़ जीवन भर चलती है। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर पूरा होता। क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी और तो PQ की लंबाई है, ये बताना है फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल इजी है, आपका 10.1 तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ से क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, उठेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आया वो पक्का उठने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको आपको हल्के में मत लेना है, आपको न ही इसमें कुछ आपको डेरिवेशन करना है, बिल्कुल इजी से है, कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। आपका जो 10.1 है वो चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने कुछ भी नहीं रटा, हमने तो थोड़ा इसके बेसिक नॉलेज ही समझी, और हमारे 2 क्वेश्चन तो पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसको समझते हैं, आइए।
तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए कि ये वृत्त है और क्वेश्चन ने बोला है कि 5 सेमी त्रिज्या, अर्थात सबसे पहले आपको 5 सेमी की त्रिज्या खींचनी है। माना कि ये वृत्त का केंद्र है, मैंने यहाँ से 5 सेमी ये 5 सेमी है, ठीक है, 5 सेमी की त्रिज्या खींची है, ठीक है। फिर कहता है कि 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, मैंने वो खींच लिया, ठीक है। फिर कहता है कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, अर्थात ये मान लो कि बिंदु क्या है, मेरा बिंदु P है, इसे मैं मान लिया कि बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। माना कि मैंने स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचती, कुछ ये मैंने स्पर्श रेखा खींचती। अब कहता है कि PQ, ये P है और इसे Q मान लेते हैं, ठीक है। तो P पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ये जो P है और ये क्या है हमारा O है, O से इस प्रकार मिलती है और वह Q इस प्रकार मिलती है कि OQ है वो 12 सेमी, अर्थात ये है वो हमारी कितनी है, 12 सेमी है। और ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से बना लिया तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये OQ है, ये PO है, और ये अब हमें क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। ये चीज़ है ना, आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें पता है कि ये एक यहाँ पे ट्रायंगल बना, अर्थात त्रिभुज बन गया, तो हम यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि ये है, तो देखिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका कोण है, ठीक है। ये नीचे वाला होता है जो लेटा हुआ है वो आपका आधार है, और ये जो आपका खड़ा है ये लंब है, और ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसके अंदर एक 90 डिग्री आपको लिखना है कि त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। OPQ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो मुझे पता है यहाँ से मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है मेरे पास प्रेम, पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हम जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है फ्रेंड्स। और मेरे पास ये है वो लंब है, और ये कर्ण है, और ये आधार है। तो कर्ण कितना है फ्रेंड्स, मेरे पास कर्ण 12, तो 12 का स्क्वायर कर दूं, बराबर में आधार कितना है फ्रेंड्स, आधार हमें ज्ञात करना है। आधार मान लो कुछ नहीं है तो आधार ज्ञात करना, आधार की जगह आधार ही लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस लंब कितना है, 5 है, तो 5 की स्क्वायर किया, ठीक है। अब देखो 12 की स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 44 होता है, आधार स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25 होता है, और ये प्लस का 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, अर्थात 144 इधर जाएगा ये तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 25। 144 में से 25 गया फ्रेंड्स, कितना बचता है, 119 बचता है। तो मेरे पास आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, आधार स्क्वायर इक्वल टू 119 आया, और जब इस स्क्वायर हटाऊँगा तो ये इधर जाकर अंडर लग जाएगा, तो आधार की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, आधार की वैल्यू √119 आ गई। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आधार, अर्थात PQ की लंबाई आ गई, PQ की, और जो ही हमें ज्ञात करना था, PQ बराबर आ गया √119, और ये हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना था फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने बोला था उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाते ही मुझे पता चला यहाँ तो समकोण त्रिभुज है, तो आप हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे मैंने थ्योरम लगाई तो मेरे पास PQ की लंबाई निकल के आई, और यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करने को बोला था। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा को समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। समांतर खींचनी है, क्या खींचनी है, समांतर 2 रेखाएं खींचनी है जिनमें से एक स्पर्श हो और दूसरी छेदक रेखा हो। सबसे पहले बोला है क्वेश्चन में वृत्त खींचिए, तो चलिए वृत्त खींचते हैं सबसे पहले। तो माना कि ये मेरा वृत्त है, ये मेरा वृत्त है,
ठीक है। इसमें बोला है कि दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जो दोनों समांतर होनी चाहिए, और एक क्या हो स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो छेदक रेखा। तो छेदक रेखा तो हमें पता है फ्रेंड्स क्या होती है, सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचती है। स्पर्श रेखा के बारे में जानते हैं, तो ये हमारी स्पर्श रेखा है। क्यों है स्पर्श रेखा? क्योंकि ये जो हमारी वृत्त को स्पर्श कर रही है। दूसरी रेखा क्या है? दूसरी रेखा हमें बोलने को बोला है छेदक रेखा खींचने को बोला है। तो देखिए दूसरी रेखा, तो एक रेखा तो ये स्पर्श रेखा होगी, दूसरी रेखा माना कि ये खींच दी मैंने, ये क्या छेदक रेखा है। क्यों है छेदक रेखा? ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है ना फ्रेंड्स, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात ये क्या है छेदक रेखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था कि आप एक वृत्त खींचिए, हमने एक वृत्त खींचा, फिर स्पर्श रेखा खींचनी थी तो हमने स्पर्श रेखा खींची, फिर बोला था क्वेश्चन में कि आप छेदक रेखा खींचो, छेदक रेखा खींची, वो दोनों समांतर होनी चाहिए। क्या ये रेखा इसके समांतर नहीं है? हाँ फ्रेंड्स, तो इसका जवाब होगा ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। तो ये था आपका चैप्टर 10.1। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी था, हमने एक भी चीज़ नहीं रटी, और बिल्कुल ओनली मात्र 20 मिनट के अंदर हमने 10.1 को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल ना रटते हुए, हर एक चीज़ को समझते हुए हमने हर एक चीज़ को हर एक क्वेश्चन वाइज कंप्लीट किया है। यदि आप भी इसी तरह हर एक चैप्टर को समझना चाहते हैं, ना कि रटना, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसी चैप्टर के अर्थात चैप्टर नंबर 10.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।